नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। आज गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना भी की है और गौ सेवा भी की है। तो वहीं पर बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन जनसभा को संबोधित करने भी पहुंचे हैं। तो वहीं पर गोरखपुर के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन भी दाखिल करने वाले हैं, जिसमें बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ नामांकन प्रत्याशी भरने वाले, दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा रहने वाला है। तो आज गोरखपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने मंदिर में पूजा अर्चना और गौ सेवा की है इससे पहले, और अब बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में शामिल भी होंगे। जनसभा को संबोधित करते हुए भी वो नजर आएंगे। तो गोरखपुर के लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान भी आज नामांकन दाखिल करेंगे, जिसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं। तो जहां पर एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो है सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे हैं ताकि जो बीजेपी प्रत्याशी है उनके नामांकन में वो भी मौजूद रहे। तो इस कड़ी में हमने अक्सर ही देखा है कि जब जब नामांकन दाखिल किया जा रहा है, एक बड़ा चेहरा जो है बीजेपी ने एक रणनीति के तहत जो है एक बड़ा चेहरा प्रत्याशियों के साथ जरूर खड़ा हुआ नजर आता है। तो आज भी प्रत्याशियों के नामांकन हो रहे हैं, तो इसको लेकर आज जनसभा भी करेंगे, वोटों की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो इसी के साथ ही तो लोकसभा प्रत्याशी रवि किशन आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो बांसगांव के प्रत्याशी कमलेश पासवान आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सचिन यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, आज सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा भी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करने वाले, किस तरह की तैयारी देखने को मिल रही है? लोकसभा चुनाव के नामांकन आपको बता, गोरखपुर सदर से 64 लोकसभा भाजपा प्रत्याशी हैं फिल्म एक्टर रवि किशन शुक्ल, और 67 बांसगांव लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी कमलेश पासवान। उनके नामांकन के ठीक पहले उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में कहीं न कहीं रुद्राभिषेक करते हुए पूर्वांचल में एक बार फिर कहीं न कहीं सियासत तपिश को बढ़ाते हुए देखा जा रहा है। तो कितनी देर में पहुंचने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ, सचिन, और प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? आपको बता दें, कहीं न कहीं 4 चौराहों पे सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया है। आप सीएम योगी आज दोनों प्रत्याशी के नामांकन के ठीक बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कहीं न कहीं सियासत को एक नई हवा देने की कोशिश में जुटे। सचिन, क्योंकि जनसंवाद लगातार करने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर देखा जाए तो स्टार प्रचारक के तौर पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे सीएम है जो अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं और जनसंवाद करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में जिस तरह की मिसाल उन्होंने पेश की है, वो हर राज्य में उसी चीज को बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं पर अगर अपने ही राज्य की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की वो अपनी बात कर ले, तो वो अलग अलग जिलों में जाकर जहां बीजेपी प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, और आज भी वो उसी कड़ी में पहुंचने भी वाले हैं। तो क्या कहा जा रहा है, कहाँ आज उनकी जनसभाएं रहने वाली है? क्या रैलियां भी निकाली जाएगी? अगर निकाली जाएगी तो कहाँ ये रैलियां निकलने वाली है, और जनता को कितना साधने का प्रयास किया जा रहा है इसके तहत? जी, आपको बता दें, नामांकन के ठीक बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामगढ़ क्षेत्र के दिग्विजयनाथ पार्क में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने दोनों प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट व समर्थन की अपील भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और देखा जा रहा है कि पूर्वांचल में इनका एक अलग पहचान है, जनता के बीच इनका अलग जुड़ाव रहता है। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर रहने वाले, आज बीजेपी प्रत्याशी जो है अपना नामांकन दाखिल करेंगे, उसी कड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां पर वो जनता को संबोधित करते हुए भी नजर आने वाले हैं। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे यूपी से। इस वक्त की बड़ी खबर आपको अगली बता रहे हैं, अखिलेश और राहुल गांधी की आज संयुक्त जनसभा रहने वाली है। तो एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश और राहुल गांधी भी काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज उनकी संयुक्त जनसभा रहने वाली है। कन्नौज और कानपुर का आज वो दौरा भी करेंगे। इसी दौरान राहुल अखिलेश जनसभा को संबोधित करते हुए भी नजर आएंगे। तो दोपहर 12:15 पर कन्नौज में संयुक्त जनसभा इनकी रहने वाली है। दोपहर 2:40 पर कानपुर में संयुक्त जनसभा वो करने वाले हैं। तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है वो आपको बता रहे हैं, उससे रूबरू करवा रहे हैं। तो अखिलेश और राहुल गांधी एक बार फिर से संयुक्त जनसभा करने वाले हैं। इंडी अलायंस की मजबूत
जो है रिश्ते को भी दिखाने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा कि कितनी मजबूती के साथ इंडी अलायंस जो है बीजेपी को चुनौती दे रहा है, वो भी एक मैसेज देने का प्रयास किया जाएगा। शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है यहाँ पर किया जाएगा। तो अखिलेश राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा को लेकर उनके कार्यकर्ताओं में भी काफी जोश नजर आ रहा है, उत्साह नजर आ रहा है। तो आज ये संयुक्त जनसभा रहने वाली है, लगातार संयुक्त जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए यूपी के जो है ब्यूरो चीफ अक्षत हमारे से जुड़ गए हैं। अक्षत, अखिलेश और राहुल गांधी की संयुक्त जनसभा, कितनी तैयारी और क्या तैयारियां? बिल्कुल बबीता, देखिए 13 मई को चौथे चरण के लोकसभा चुनाव यूपी में होने हैं, जो कि शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख और कानपुर जैसे जिलों में ये चुनाव होने हैं, इनके वोट पड़ने हैं। तो उसी क्रम में अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और कांग्रेस के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, ये दोनों आज लगभग 2:30 बजे के करीब कानपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इनके इंडिया अलायंस के जो प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, उनके समर्थन में जनता से वोट की अपील करेंगे। देखिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौजूदा सरकार के जो बड़े पदाधिकारी हैं या खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, वो लगातार जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये बड़ी चुनौती हो जाता है क्योंकि विपक्षी पार्टी के लिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे मजबूत विपक्ष के तौर पे है। भले ही कांग्रेस का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, लेकिन इसी जो क्रम में आज जो जनसभा हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपनी स्थिति है उसको मजबूत करने की कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के। बबीता जी अक्षत, क्योंकि आज जो है संयुक्त जनसभा की जा रही है, तो एक तरह से इंडिया अलायंस का शक्ति प्रदर्शन भी किया जा रहा है। क्या अन्य दल भी इसमें शामिल रहने वाले हैं? इस दौरान कौन कौन शामिल रहेंगे आज? देखिए, इंडिया अलायंस में अगर यूपी की बात करें तो उसमें मुख्य तौर पे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है और स्वामी प्रसाद मौर्य की शोषित समाज पार्टी है, जो कि इसमें मुख्य तौर पर वहां पे सम्मिलित रहेंगी। कानपुर में जो जनसभा में जिनके पदाधिकारी, जिनके नेता वहां शामिल रहेंगे, क्योंकि इससे पहले पल्लवी पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के सिंबल में विधायक है और अपना दल की जो नेता भी है और उनके पति वो भी समाजवादी पार्टी से विधायक है, वो इससे पहले समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ करके लोकसभा चुनाव पहले वो AIM-IF के ओवैसी के साथ उन्होंने अपना अलग गठबंधन बना दिया था। तो ये 3 पार्टियां हैं जो मुख्य तौर पर आज कानपुर में रहेंगी, जिनमें तमाम जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो कानपुर में मौजूद रहेंगे। और इंडिया अलायंस के जो गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा, उनके समर्थन में बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा कानपुर में, जिसको लेकर के क्योंकि अब कानपुर में अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही पहुंच रहे, उसको लेकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम भी किए गए हैं। अब वहां पे बड़ा जन सैलाब उमड़ेगा, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे समाजवादी पार्टी की शाख भी दांव पे लगी हुई है, क्योंकि कुछ हिस्सा कानपुर का वो आपको बता दूं कि मैनपुरी के लोकसभा में भी आता है। तो कहीं ना कहीं देखिए समाजवादी पार्टी जहां अपनी शाख बचाने के लिए लड़ रही है, वही कांग्रेस पार्टी अब उत्तर प्रदेश में फिर से अपने कदम जमाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन में आई है। जी अक्षत, तो मिनट टू मिनट क्या कार्यक्रम रहने वाला है? कितनी देर में अखिलेश और राहुल पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अखिलेश यादव 2 बजे के करीब 2:15 पे कन्नौज 2 बजे करीब कन्नौज पहुंच जाएंगे। उसके बाद 2:15 पे जो संयुक्त जनसभा है उसको वहां पे संबोधित करेंगे। उसके बाद फिर 2:40 पे लोग कानपुर में एक जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। जी अक्षत, क्योंकि कन्नौज जो है सपा का गढ़ भी कहा जाता है, लेकिन इस बार कितनी चुनौती दिख रही है? क्योंकि बीजेपी भी काफी सक्रिय भी है, काफी तेजी से काम भी कर रही है और रणनीतियां ऐसी होती है कि मात खा ही जाता है विपक्ष। तो इस बार कितनी बड़ी चुनौती दिखाई दे रही है? देखिए, कन्नौज तो एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए अब इस वक्त जरूर हो गई है, क्योंकि इससे पहले भी कन्नौज से जब डिम्पल यादव ने चुनाव लड़ा था तो उनको बीजेपी के सामने करारी शिकस्त देखने को मिली थी। लगभग 1 लाख के वोटों का अंतराल था उनके और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच। 1 लाख वोटों से डिम्पल यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब चूंकि कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, ये तमाम जो उधर की बेल्ट है, जो तमाम सीटें हैं, ये सब समाजवादी पार्टी के खेमे का एक बड़ा
गढ़ रही है, क्योंकि जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत, शिवपाल ने अपनी राजनीति की शुरुआत इन्हीं सब इलाकों से की थी, इन्हीं सब जिलों से की थी। तो अब क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब नहीं है, अब वो तो उनके जगह जो उनकी जो बनाई हुई जो जमीन थी, जो तैयार की हुई उनकी जो जमीन थी, अब उसको बचाना अखिलेश यादव का एक बड़ा काम है, क्योंकि अखिलेश यादव की और साथ में समाजवादी पार्टी की शाख भी दांव पे लगी हुई है इस लोकसभा चुनाव में। क्योंकि इससे पहले डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव लड़ी थी, उनको हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी के जो बड़े कार्यकर्ता थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, उनका अखिलेश यादव से वो मिले हैं। लगातार अखिलेश यादव को वो कह रहे थे कि अब कन्नौज से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव करहल से विधानसभा के विधायक, करहल से विधानसभा से विधायक थे। उसके बाद जिस तरह से लगातार पदाधिकारियों ने अखिलेश यादव को बताया कि अगर कन्नौज से इस बार समाजवादी पार्टी हारती है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को एक इमोशनल डैमेज के साथ एक भारी नुकसान चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि फिर वो सीट उनके हाथ से निकल सकती है। जिस से कांग्रेस के हाथ से आज रायबरेली और अमेठी बहुत दूर हो चुका है। तो इस बात को अखिलेश यादव ने नजरअंदाज नहीं किया। उन्होंने अपने पदाधिकारियों की बात मानी और वो खुद अब लड़ रहे हैं और बहुत बड़ी चुनौती जो है बीजेपी के सामने भी खड़ी हो गई। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत आपका इन तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया का दौरा है आज, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको अगली बता रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बलिया का दौरा रहने वाला आज। तो बलिया में नामांकन सभा में आज वो शामिल होने पहुंच रहे। इसी बीच 11 बजे बलिया रामलीला मैदान में उनका नामांकन सभा भी रहेगी। तो गाजीपुर में नामांकन सभा में वो शामिल होने पहुंच रहे। तो दोपहर 12:35 पर गाजीपुर में नामांकन सभा रहने वाली है। तो लखनऊ में चिकित्सक बैठक करेंगे ब्रजेश पाठक। इसी दौरान दोपहर 3:35 पर IMA ऑडिटोरियम में उनकी बैठक भी रहने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार सक्रिय है। तो बलिया का भी आज उनका दौरा है, अलग अलग जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। तो बलिया में नामांकन सभा में आज वो शामिल होने पहुंच रहे हैं। 11 बजे बलिया पहुंचेंगे, जहां पर रामलीला मैदान में आज नामांकन सभा रहेगी। फिर गाजीपुर में नामांकन सभा में वो शामिल होंगे और इसके बाद दोपहर 12:35 पर गाजीपुर में नामांकन सभा आज उनकी रहने वाली है। अगली खबर का रुख करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का 3 जिलों का दौरा है आज। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी आज 3 जिलों का दौरा रहने वाला है। तो कौन कौन से वो जिले हैं? मऊ, चंदौली और बस्ती के दौरे पर रहेंगे भूपेंद्र चौधरी। तो बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में आज वो जनसभा करते हुए भी नजर आने वाले हैं। तो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रही है बीजेपी, तो क्योंकि 3 फेजेस के चुनाव खत्म हो चुके हैं, चौथा फेज आने वाला है। 13 मई को जो है चौथे फेज में मतदान किए जाएंगे। उसी को लेकर बीजेपी भी काफी ज्यादा सक्रिय है। हर राज्य को, हर जिले को साधने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। इसी बीच जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के, वो अलग अलग जिलों में जाकर जनसंवाद कर रहे हैं। इसी के तहत आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का भी 3 जिलों का दौरा रहने वाला है। मऊ में, चंदौली में और बस्ती में आज वो दौरे करेंगे। और इसी बीच बीजेपी जो प्रत्याशी है, उनके समर्थन में वोटों की अपील जनता से करते हुए वो नजर आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की रायबरेली और अमेठी सीट पर मोर्चा संभाल लिया है। वो लगातार दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार भी कर रही हैं और कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक के साथ बैठकों में फीडबैक भी ले रही है। गुरुवार को प्रियंका गांधी ने अमेठी में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रियंका ने कहा, मैं ये चुनाव जीतकर ही वापस जाऊंगी। मैं अमेठी की इस पवित्र धरती पर सही राजनीति वापस जरूर लेकर आऊंगी। अब आपका नंबर मिल गया है, मुझे मालूम है हम सही सलामत घर पहुंच जाएंगे। ये विश्वास था हमें, तब भी अमेठी के लोगों के दिलों में हमारा रिश्ता टूटा नहीं। हमने पूरी कोशिश की कि अमेठी, रायबरेली के जितने भी लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे थे, घर नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए ट्रेन का इंतजाम, बस का इंतजाम, किसी को जीप से घर भेजा। इसलिए नहीं भेजा क्योंकि हम इसके कोई राजनीतिक फायदा उठाने वाले थे। हमने इसलिए भेजा क्योंकि हमारी ड्यूटी थी, हमारा दायित्व था
कि उनको घर सही सलामत पहुंचाए। वो हमारे परिवार के सदस्य समान थे। ये है हमारा रिश्ता। खबर उन्नाव से है, जहां पर उन्नाव के साथ साथ साक्षी महाराज अक्सर ही अपने बयानों से को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। 4 बीवी 40 बच्चे वाले बयान के बाद एक बार फिर से उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जब हिंदू हिंदू घटा है तब देश बटा है। दरअसल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट पर साक्षी महाराज ने बयान दिया है। रिपोर्ट में जो कुछ आया है कि हिंदू घटा है और मुसलमान बड़ा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पर भी साक्षी महाराज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 65 सालों में केवल तुष्टीकरण के राजनीति कांग्रेस ने ही की है और मुसलमानों को केवल वोटर समझा है, इंसान नहीं समझा है। इतनी बड़ी संख्या में जब से इस समाचार को मैंने पढ़ा है और सुना है, तब से मेरा स्वयं का मन भी व्यथित है। इससे लगता है कि जो लोग योजना बना रहे थे गजवाए हिंद की, उनके मंसूबे निराधार नहीं थे। आपको और सुनने वालों को ये जान के आश्चर्य होगा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 23.5% थी। आज लगभग 2.5% रह गई है। इतनी बड़ी संख्या में हिंदुओं को या निकाल दिया गया या मार दिया गया या उनका इस्लामीकरण करा दिया गया, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता का विषय है। और भारतवर्ष में विभाजन के समय 4% मुसलमान था, जो आज बढ़कर के 30% से भी ज़्यादा हो गया है। पर हम लोग समावेशी संस्कृति के लोग हैं। हमको भारत में रह रहे मुसलमान से कहीं कोई आपत्ति नहीं है, विपत्ति नहीं है। परंतु चिंता का विषय ये है कि इन 65 साल में 8% हिंदुस्तान में घट गया और 40% मुसलमानों की आबादी बढ़ गई। तो ये जिहाद का अंग है। जो लोग गजवाए हिंद की सोच रहे थे, उसी योजना का ये अंग है। और ये सर्वविदित है कि जब जब हिंदू घटा देश बटा, और संसाधन सारे देश में बहुत कम होते चले जा रहे हैं। आप बस अड्डे पे देखेंगे तो भीड़, स्टेशन पर देखेंगे तो भीड़, एयरपोर्ट देखेंगे तो भीड़, रहने के लिए जगह नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जनसंख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की है। 150 लोकसभा के सदस्यों ने लिख करके अपने हस्ताक्षर करके सरकार से अपेक्षा की है इसका निराकरण होना चाहिए। मेरा भी यही मत है कि जनसंख्या नियंत्रण को लेके कोई कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, ताकि ये हिंदुस्तान बूचड़ खाना न बन सके। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है, तो लोकतांत्रिक राष्ट्र ही बना रहे। और चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके लिए एक जैसा कानून हो और सभी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को मान करके चलें, संविधान का सम्मान करें। संविधान से ऊपर मैं भी नहीं हूँ, प्रधानमंत्री भी नहीं है, और भारत के संविधान से ऊपर हम किसी मजहब धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, चाहे वो मेरा ही मजहब धर्म क्यों न हो। इसलिए जनसंख्या को लेके कड़े से कड़े। सपा प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए पूर्व मंत्री सुधाकर कश्यप ने वोट मांगने का अनोखा तरीका इजाद किया है। फगुहा गांव के निकट आयोजित हुए कार्यक्रम में उन्होंने लोगों के चप्पल जूते उतरवाए और उसकी पोटली बनाकर खुद के सर पर रख लिया। मंच पर चढ़कर वोट देने की शपथ भी दिलाई और कहा कि आप सबके चरणों की धूल सर पर रखकर न्याय दिलाऊंगा। जूते चप्पल की गठरी सर पर रखने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। और एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर लगवाने की कसम अपने परिवार है। ये जो रखी है, ये जो तीसरी आपके सिर पर, आपके सिर के अपने सिर पर रख रही है, ये आपके चरणों की धूल है। मैं आपके चरणों की धूल की कसम खाता हूँ कि अपनी जात को न्याय दिलाऊंगा, अपनी जात के लिए संघर्ष करूंगा, अपनी जात। जब आप
संविधान को बचाने की कसम खा लेंगे, बाबा साहब के संविधान को बचाने की कसम खा लेंगे और एक एक वोट साइकिल के चुनाव निशान पर लगवाने की। आगरा पहुंची मिस यूनिवर्स शेनेस प्लासियोस ने ताजमहल का दीदार किया। क्राउन पहने मिस यूनिवर्स शेनेस फ्लायोस भारतीयता के रंग में रंगी हुई नजर आई। इस दौरान उन्होंने भारतीय अंदाज में नमस्ते करते हुए सेंट्रल टैंक पर फोटो सेशन भी करवाया और भारतीय पर्यटकों का दिल जीत लिया। खबर यूपी के गाजियाबाद से, जहां पर बीते दिनों शालीमार गार्डन के इलाके में टाटा स्टील के बिजनेस हेड विनय त्यागी की हत्या कर दी गई थी। विनय त्यागी का शव शाहीबाबाद क्षेत्र के राजेंद्र नगर इलाके में नाले में मिला था। विनय की हत्या के आरोपी को पुलिस ने गाजियाबाद में एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। पुलिस का ये कहना है कि विनय त्यागी की हत्या लूट के बाद की गई थी। वहीं मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायल सब इंस्पेक्टर और आरोपी को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं एक बाइक सवार बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। मई 2024 को थाना साहिबाबाद क्षेत्र अंतर्गत अर्थला क्षेत्र में पुलिस और दो बाइक सवार बदमाशों में मुठभेड़ की सूचना प्राप्त हुई। इस मुठभेड़ में एक अभियुक्त और एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें उपचार हेतु तुरंत ही अस्पताल में भर्ती किया गया। एक बाइक सवार अभियुक्त मौके का और अंधेरे का फायदा उठा के फरार हो गया। उपचार हेतु दाखिल अभियुक्त की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। इसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद उसका नाम अक्की उर्फ दक्ष, जो कि दिल्ली के सीलमपुर एरिया का रहने वाला है, यह प्राप्त हुआ। 4 मई को जो लूट और हत्या की घटना हुई थी शालीमार गार्डन थाना अंतर्गत, उसमें यह मृत अभियुक्त वांछित चल रहा था। इनकी तरफ से बरामदगी में जो लूटा हुआ फ़ोन था वो और अवैध असला बरामद किया गया है और इसी दिशा में आगे भी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।